और देखिए, युद्ध के बीच इजरायल में रह रहे भारतीयों के लिए आखिर क्या कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं, ये समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने कुछ भारतीयों से बातचीत भी की। इजराइल में भी लोग देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया, खासतौर से युद्ध की खबरें। जी हाँ, जो भारत के नागरिक यहाँ पे काम करते हैं वो लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पे खबरें देखते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन भाई साहब ने आवाज़ दी, कहा कि मैं रोज़ आपको देखता हूँ और आपकी खबरें हम रोज़ देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। आप बताइए कौन सा चैनल आप देखते हैं? न्यूज़ 18 इंडिया ही देखते हैं? न्यूज़ 18 इंडिया। अच्छा, यही अच्छा है। मुझे कभी देखा न्यूज़ 18 इंडिया? हाँ जी, देखा इसलिए तो आपको बुलाया, हमने आपको पहचाना, फिर इसलिए आवाज दिए। कहाँ जा रहे हैं साहब? अच्छा, और बताइए। तो जो हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं या देश के लोगों तक पहुंचाते हैं भारत में भी, तो क्या आपको लगता है कि सही खबरें उन तक पहुंचती हैं हमसे? जो यहाँ की हकीकत है वो आपको लगता है वही बयां होती है? हाँ जी, हमको लगता है वो सच में हकीकत बयान होती है, क्योंकि हमको इतना न्यूज़ 18 जो इंडिया में देखते हैं वो इजराइल में कॉल नहीं करते। उनको पता है जो सच है वो सच है, दिखावा है जो दिखावा है। तो आपके घर वाले भी न्यूज़ 18 इंडिया देखते होंगे फिर? बिल्कुल देखते होंगे, इसलिए फोन नहीं करते, ज्यादा अच्छा, ये डिस्टर्ब मुझे नहीं बताइए कि अपने आप को कैसे बचाते हैं आप जब भी यहाँ पे सायरन बजती है, क्योंकि बहुत सारे भारत के लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पहले तो हमारी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जिस दिन से ये हो रहा है वो पहले दिन से हमको शेल्टर दिखाए, सब अगल बगल जितना है। तो जैसे मोबाइल पे मैसेज आता है अलर्ट का, हम शेल्टरों की तरफ जाते हैं। एक टेक्नोलॉजी है इजराइल की, उससे पहले हमारे मोबाइल पे अलर्ट आता है। अलर्ट आने के बाद हम शेल्टरों की तरफ जाते हैं और शेल्टरों के जाने के बाद 10 मिनट के बाद हुटर चलता है और उसके बाद आसमान में धमाके इर्द गिर्द। बस वो सुनते हैं, हाँ। आराम से बैठ के। जब खत्म हो जाते हैं फिर अलर्ट आता है, आप सेफ थे। तो घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से? हाँ जी, सबको बताना चाहते हैं हम यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अपना ध्यान रखिए और हमारे बारे में फिक्र कम कीजिए। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भारत के नागरिक यहाँ पे काम करते हैं ये अपने आप को बचाना जानते हैं। अब इनको पता है कि किस तरीके से बॉम्ब शेल्टर में जाना है, लेकिन ये भी लगातार यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया देखते हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए, महायुद्ध जंग के बीच वापस लौटा अमेरिकी B-1B बॉम्बर। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर लौटा है B-1B बॉम्बर। खमनी पर दरअसल इसी B-1B बॉम्बर से खतरनाक हमला हुआ था, जिसमें खमनी का खात्मा हो गया था। खमनी के कुनबे के वो चेहरे खात्मे की तरफ सामने आए थे, जिन्हें बड़ा उत्तराधिकारी माना गया था। हालांकि जूनियर खमनी यहाँ पर सर्वोच्च लीडर के तौर पर तैनात हो चुके हैं, इस पद का ग्रहण यहाँ पर कर चुके हैं। लेकिन B-1B बॉम्बर एक ऐसा बॉम्बर जिसके जरिए खमनी का खात्मा यहाँ पर अमेरिका के जरिए किया गया। और ब्रिटिश एयरवेज पर देखिए, इसकी लैंडिंग से जुड़ी यह तस्वीर भी आपके सामने, जहां अमेरिकी बॉम्बर पहुंचा हुआ है, वापस लौटा हुआ है। दरअसल ये वही बॉम्बर है जो ब्रिटिश एयरबेस पर लैंडिंग इसने की है और इसी ने खमनी का खात्मा यहाँ पर किया। अपनी बड़ी भूमिका इसी ने निभाई है B-1B बॉम्बर ने। Not really. तो आप देखिए, अमेरिकी B-1B बॉम्बर बेहद खतरनाक है, घातक है। और आप देख सकते हैं इसको किस तरह से उस खतरनाक स्थिति में, जहां पर इसने लैंडिंग तो कर ली है, लेकिन इसी के जरिए खात्मा खमनी का किया गया है। तो महायुद्ध का दिन हर दिन घंटे के साथ जो बढ़ रहा है, खतरनाक तस्वीरें यहां पर आ रही हैं। ईरान सीधे तौर पर कह रहा है कि वो कम से कम 10 साल युद्ध में टिका रह सकता है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान की कोई जगह अब बची ही नहीं है, टारगेट बचा ही नहीं है जहां पर हमला किया जा सके। लेकिन इन दावों के बीच वैश्विक संकट भी गहरा रहा है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आती है। अमेरिकी B-1B बॉम्बर से ज्यादा घातक है B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे बम वर्षक में शामिल है और साथ ही इसकी रडार से लगभग अदृश्य रहने की क्षमता है। आप समझिए कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, साथ ही 18 से 23 टन तक ये टन है, जहां से हथियार ये बहुत आसानी से ले जा सकता है और एक बार में 11,000 किलोमीटर की ये लंबी उड़ान भरने की खूबत रखता है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर एयर डिफेंस को भी भेदने में माहिर है और साथ ही साथ गहरे बंकर पर हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। और इसी B-2 स्टील्थ बॉम्बर से देखिए, ईरानी बंकरों में तबाही का दावा भी किया जा रहा है।
तो वॉर रूम से हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। लेकिन वही महायुद्ध के बीच ईरान के खिलाफ यूरोप के देशों ने समंदर में बड़ी तैयारी की है। समंदर के रास्तों को किले में तब्दील कर दिया गया है। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 8 युद्धपोत के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल को रेड सी भेजने की घोषणा भी कर दी है, ऐलान किया है। स्पेन ने F-100 क्लास फ्रिगेट क्रिस्टोबल कोलोन को ग्रीक नौसेना के साथ ज्वाइन किया है और डिप्लोमेट के तहत साइप्रस रवाना किया है। आप समझिए कि ग्रीस ने 2 फ्रिगेट किमोन और सारा को साइप्रस के फाफोस एयरबेस पर एयर डिफेंस को सुदृढ़ यानी कि ताकतवर करने के लिए यहां पर इसकी तैनाती कर दी है। वहीं नेदरलैंड के HNLMS एक्सटेंशन फ्रिगेट को ईस्टर्न मेडिटेरियन में तैनात किया जा रहा है। तो ब्रिटेन टाइप 45 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन को भी इस समंदर में एक्टिव कर दिया गया है। उधर जर्मनी का जिक्र करें तो जर्मनी की फ्रिगेट FGS नॉर्डहेन वेस्टफैलन दक्षिण साइप्रस के लिमासोल यहां पर पहुंची हुई है। तो ये तैनाती देखिए समंदर के किले मंदी के तौर पर कैसे सामने आ रही है। वहीं पर यह भी आप तक पहुंचा देखिए ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत का दावा भी सामने आया है। यूएस तेल टैंकर पर ईरानी हमला हुआ था, जहां पर सेरसी विष्णु टैंकर पर यह हमला किया गया है। अल जुबैर बंदरगाह के पास ये हमला यहां पर हुआ था। तो यूएस तेल टैंकर पर ईरानी हमला यहां पर हुआ था, जिसमें एक भारतीय को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सेरसी विष्णु टैंकर पर ईरानी हमला यहां पर सामने आया, जिसके बाद ये खतरनाक स्थिति, खतरनाक तस्वीर आप देखिए किस तरह से सामने आ रही है। जमीन हो, आसमान हो, समंदर की दुनिया हो, आग के गोले यहां पर तबाही बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को कहते हैं युद्ध का मैदान, जहां पर दोनों तरफ से वार होता है और विनाश की यह तस्वीर नजर आती है। और आप इन तस्वीरों को और ज्यादा करीब से यहां पर देख लीजिए, कितनी खतरनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर युद्ध के मैदान से सामने आई है। ईरान का यह हमला है जिसमें एक भारतीय की मौत का दावा भी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूएस तेल टैंकर है जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये यूएस तेल टैंकर है जिस पर ईरानी हमला किया गया। ईरान ने अपना निशाना साधा और फिर भयानक लपटे देखिए आपकी आंखों के सामने। वहीं ईरान ने सबसे बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है? ईरान ने कहा है कि $200 प्रति बैरल तेल के लिए ये पूरी दुनिया ना तैयार है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने ईरान में 3 जहाजों को टारगेट किया, निशाना साधा। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने धमकी दी है कि अमेरिका और इजराइल का हर जहाज तेहरान के टारगेट पर है। उधर बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का बजट देखिए किस तरह से बढ़ा दिया है, जो अपने आप में बेहद खौफनाक संकेत। खामनेई की कसम IRGC ने पूरी कर दी। तेल अवीव में गिरा 1 टन बारूद, धुआं कर दिए ट्रंप के सैन्य अड्डे। कुवैत में धमाका हुआ, कतर में ड्रोन अटैक, सऊदी अरब को निशाना बनाया, यूएई में मिसाइलें गिरी, तेहरान ने चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका इजराइल अटैक का बदला खाड़ी में यूएस बेस की तबाही से लिया। गल्फ में अटैक कर अमेरिका को ईरान से दूर रखने के लिए किया। कच्चे तेल की घेरेबंदी कर ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव बनाने के लिए किया। तेल अवीव दहशत में है, सायरन की गूंज दिलो दिमाग में डर पैदा कर रही है। लोग हर पल खौफ में हैं। तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा में कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 10 से ज्यादा मौत की खबर है। दावा है कि इस जंग में तेहरान ने सबसे ज्यादा इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर तक है। 750 किलो बारूद के साथ टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इमाद का इस्तेमाल कर कतर में अल उदैद यूएस बेस को धुआं कर दिया। क्लासिक पावर हाउस कही जाने वाली मिसाइल गदीर का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया।
इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड में 1000 किलो बारूद फिट किया जा सकता है। तेहरान ने 1500 किलोमीटर वाली खैबर शिकन मिसाइल से इजराइल और यूएई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। यह मिसाइल 1 टन बारूद के साथ तबाही मचाने की ताकत रखती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस जंग में तेहरान ने पहली बार खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया। 2000 रेंज की इस मिसाइल में 1.5 टन वॉरहेड फिट हो सकता है। इस मिसाइल से हार्ड टारगेट एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का भी दबाकर इस्तेमाल किया। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। सबसे खास बात यह आसानी से अपना रास्ता बदल सकता है। इसमें 500 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मिलिट्री बेस आग और धुएं में घिरे हुए हैं। तेहरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों ने खाड़ी में तैनात अमेरिकी ठिकाने को सीधे निशाना बनाया है। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप के दौर में बनाए गए सैन्य ठिकानों पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इन हमलों के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जूनियर खामनेई। तो क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तेहरान की मिसाइल प्रोग्राम को नए स्तर पर पहुंचा दिया है? क्या वाकई ईरान की बैलिस्टिक ताकत अमेरिका के खिलाफ युद्ध का रुख बदल रही है? खाड़ी में अब यूएस के कितने मिलिट्री बेस बचे हुए हैं? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। सवाल है कि ईरान के तरकश में और कितने ताकतवर मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों की दूरी कितनी है? जूनियर खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आगे की जंग को क्या आकार दिया है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बारूदी ताकत को पूरी तरह से आंक लिया है? We urge the international community to use all its capacity to make sure that these attacks on our sovereignty here in Qatar and in the region stop immediately. अली खामनेई को टारगेट कर अमेरिका को लगा कि उसने जंग का रुख पलट दिया है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर तेहरान ने जंग में नया ट्विस्ट ला दिया। अली खामनेई के मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। जूनियर खामनेई IRGC को अच्छे से समझते हैं। ईरान इराक वॉर के योद्धा रहे हैं और अब तो पूरे ईरान की कमान ही उनके हाथ में है। और आइए सीधा रुख करते हैं वॉर रूम की तरफ। मेरी सहयोगी शिवांगी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ मौजूद हैं। और चलिए अब बात करते हैं ईरान के मोज़ैक डिफेंस की, जिसे ईरान का चक्रव्यूह भी कहते हैं, जिसके जरिए वो इजराइल को बेदम करने में जुटा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ईरान का मोज़ैक प्लान। सबसे पहले समझिए, सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र टुकड़ों में बांटा गया ताकि एक हमला पूरी सैन्य व्यवस्था को खत्म न कर सके। IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया और हर क्षेत्र में अलग कमांड, जिससे युद्ध पर हर मोर्चे पर यह युद्ध जारी रहे। हर यूनिट को अपने हथियार, रसद, फैसले लेने की आजादी दी गई। मतलब कि स्थानीय कमांडर हालात देखकर तुरंत ही सैन्य फैसला ले सकता है और हर प्रांत का कमांडर हमला करना खुद तय करता है, यानी कि केंद्रीय आदेश का इंतजार नहीं करना है, मौके पर ही कार्रवाई तय। इसके अलावा कमांड सेंटर नष्ट हो तब भी लड़ाई जारी रहेगी, यह फैसला भी लिया गया। यह इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसके अलावा युद्ध को लंबा और थकाऊ बनाना भी इस प्लान में शामिल है। यह दुश्मन की ताकत और संसाधन धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति है। कई मोर्चों पर सहयोगी मिलिशिया से क्षेत्रीय दबाव बनाना भी इनकी रणनीति है। इसके अलावा ड्रोन, मिसाइल और छोटे हमलों से दुश्मन की बढ़त को कम करना, ये इनकी रणनीति है और ऐसे में सहयोगी मिलिशिया क्षेत्रीय दबाव बढ़ाना भी इसका हिस्सा है।